जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार पाकिस्तान यूएस रशिया को छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इंडिया और चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएगा, पर यहां पर जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि इंडिया का क्षेत्रफल ग्लोबल लेवल पे 7वें नंबर पे है, वहीं चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पे 3rd लार्जेस्ट है। इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से आबादी का ज़्यादा होना लाजमी है, क्योंकि ये दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पर पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लेवल पे 33rd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। उसके बावजूद भी 3rd लार्जेस्ट आबादी होना बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक महिला कितने ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही है, और ये जो फर्टिलिटी रेट है ये कम तो हो रहा है, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट का स्लो होना है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पे बड़ी PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, ये सब कुछ आपको मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, करंट अफेयर की PDF, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, ये सब कुछ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। देखो, पाकिस्तान जो कि अपनी आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी आबादी नहीं था, लगभग 31,000 लोग यहाँ पर रहा करते थे, बट धीरे धीरे करके पाकिस्तान की आबादी 31 मिलियन से बढ़ के लगभग 241 मिलियन तक छू चुकी है। और पाकिस्तान दुनिया की आज के समय पर आप देखोगे तो सबसे ऊपर चाइना है, फिर इंडिया है। कुछ रिपोर्ट बताती है इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है, फिर US है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है और पाकिस्तान यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग आज पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है आबादी के मामले में। अगर आप देखोगे तो ऊपर बैठे सारे देशों का क्षेत्रफल पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होना चौंका देने वाला है। इवन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये थमने वाली नहीं है। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट आज़ादी के समय पर 6 के ऊपर था, यानी कि हर महिला लगभग 6 बच्चे देती थी। वो आज 3.6 है, यानी कि लगभग हर महिला के 3.5 से 4 बच्चे हैं। जैसे भारत के अंदर आज आप देखते हो कि लगभग हर पेरेंट्स के 2 बच्चे दिखाई देते हैं ना, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर लगभग हर पेरेंट्स के 4 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है वो दोगुने रफ्तार से बढ़ रही है। और इसी तरीके से 2050 तक पाकिस्तान जो है वो 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा। US, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशिया जैसे देशों को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका होगा। आज के समय पर अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करूं तो इथोपिया, नाइजीरिया और कॉन्गो के साथ मिलके पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पे 43% तक जो बच्चों के जन्म होते हैं ना वो कवर करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2050 तक लगभग 380 मिलियन की हो जाएगी, और उस समय तक आते आते भी फर्टिलिटी रेट 3.6 से कम होके केवल 2.5 होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में एजुकेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी कमियां देखने को मिलती है। और इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कमी होने की वजह से पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से घटेगी नहीं। इवन दूसरे देश जो कि अफ्रीका के हैं जैसे नाइजीरिया, इथोपिया, इनकी फर्टिलिटी रेट पहले 6 हुआ करती थी पाकिस्तान के साथ में, और इनकी फर्टिलिटी रेट गिर के 3.9 और 4.4 आई है, और पाकिस्तान जो है वो 3.6 के ऊपर है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन स्लो हो रही है वो लगभग अफ्रीकन देशों के मुकाबले है, जबकि अफ्रीकन देश अंडर डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर आते हैं। अब पाकिस्तान की ये आबादी के ज़्यादा होने का कारण यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर की कम नॉलेज होना
और मैटरनल हेल्थ केयर के ऊपर कम ध्यान दिया जाना, ये सारे कारण हैं। अब बात आती है कि चलो पाकिस्तान का तो ठीक है, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन इन इंडिया सिलेबस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो फिर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो भारत कुछ रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और कुछ रिपोर्ट के अंदर चाइना सेकंड मोस्ट पॉपुलस आप लोगों को दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर सेंसस अभी हुआ नहीं है, ऐसी कंडीशन में एग्जैक्ट आंकड़े सामने नहीं आए हैं, बट माना जा रहा है कि 2023 के अंदर भारत ने चाइना को ओवरटेक करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत बन चुकी है। हालांकि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, ग्रोथ तो हो रही है, पर जो ग्रोथ रेट है उसको काफ़ी कम कर लिया है। आज़ादी के समय पे हमारी जो पॉपुलेशन के अंदर फर्टिलिटी रेट थी वो 5 से ऊपर थी, पर आज के समय पे भारत की फर्टिलिटी रेट 2.179 बताई जा रही है 2021 के अंदर, और एनएफएचएस की 5 रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि भारत ने रिप्लेसमेंट रेशो के नीचे फर्टिलिटी रेट को अचीव कर लिया, लगभग 2 के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 होता है। वहीं इस रिप्लेसमेंट रेशो को अटेंड करने के बाद भी देखो भारत की आबादी जो है वो बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, पर ये जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी स्लो हो चुका है। 2022 में जो भारत की आबादी $1.412 बिलियन है, ये 2050 तक $1.668 बिलियन हो जाएगी, और उसके बाद में डॉलर कह रहा हूँ 1.668 बिलियन हो जाएगी, और उसके बाद में ये पॉपुलेशन घटने लगेगी। अब बात आती है भारत के अंदर इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, कैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए। देखो अगर आप दूसरी कंट्रियों को देखोगे जो कि बड़े क्षेत्रफल वाली है, तो उसमें आपको इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, रशिया ये देश दिखाई देंगे, ब्राज़ील भी यहाँ पर शामिल है। अब अगर आप ज़्यादा क्षेत्रफल देखोगे तो उसके अंदर भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि डेवलपिंग स्टेज में है। ऐसी कंडीशन में हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना लाजमी था, और उसके साथ में भारत ने जो डेवलपमेंट तेज़ी से किया हेल्थ सेक्टर के अंदर, उसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गई। देखो भारत आज़ादी के पहले ज़्यादा बच्चे भारत के अंदर होते थे, कारण ये था कि उस समय पर बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी। डेथ रेट ज़्यादा होने का कारण ये था कि आए दिन फेमाइन आते रहते थे और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें थी। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता था कि पेरेंट्स जो हैं वो अगर 6 बच्चे करेंगे तो एक बच्चा उनके बुढ़ापे तक टिकेगा, तो इस कारण से 6 बच्चे उस समय पे हुआ करते थे, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, इस कारण से आबादी उस समय पे ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। फिर भारत आज़ाद हुआ और हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ प्राप्त की। हेल्थ सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट होने की वजह से डेथ रेट कम हो गया, पर बर्थ रेट स्लो कम हुआ। क्यों? क्योंकि डेथ रेट कम होना टेक्निकल है, बर्थ रेट कम होना सोसाइटल है, और टेक्नोलॉजी जल्दी बदलती है, सोसाइटी धीरे धीरे बदलती है। इसी कारण से लो मोर्टालिटी रेट और हाई बर्थ रेट के कारण भारत के अंदर पॉपुलेशन बूम हुआ। इसके अलावा भारत के अंदर कई सारी ऐसी प्रथाएं, जैसे लड़कियों की जल्दी शादी करा देना। एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट अभी तक ये बताती है कि 23.3% महिलाएं 18 साल की उम्र के पहले ही उनकी शादी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मेनोपॉज आते आते काफ़ी समय बचता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे होने की आशंकाएं रहती हैं। साथ में सन मेटा प्रेफरेंस, आपने अधिकतर इस चीज़ को देखा होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने भी इस चीज़ को स्पेसिफाई किया कि एक घर है, माता पिता को पहली लड़की हो गई, तो फिर वो दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे, फिर दूसरी बार फिर लड़की हो गई, तीसरी बार फिर ट्राई करेंगे, फिर लड़की हो गई, फिर ट्राई करेंगे, फिर लड़की हो गई, फिर ट्राई करेंगे, जब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि लड़का ना हो। और इस बीच में 5 लड़की और फिर एक लड़का दिखाई देता है, जिसकी वजह से आबादी बढ़ती रहती है। और ये जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों को हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा गया है कि दे आर अनवांटेड वुमेन्स, अनवांटेड गर्ल्स, और इस तरीके की अनवांटेड गर्ल्स भारत के अंदर लगभग 21 मिलियन है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण कम है, जिसके कारण से मिसिंग वुमन लगभग 63 मिलियन है। पॉवर्टी और एजुकेशन की बैकवर्डनेस और रिलीजियस बिलीफ, ये 2 और बड़े कारण हैं जिसके कारण से भारत के अंदर आबादी तेज़ी से बढ़ी। इस बढ़ती हुई आबादी के कुछ फ़ायदे भी हैं। भारत के अंदर ज़्यादा आबादी होने के साथ में जो आबादी है वो यंग है। यंग होने के कारण भारत के पास में एक अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसका प्रयोग करके हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ी वर्कफोर्स है। इवन ये जो यंग आबादी है ये काफ़ी कंज्यूमिंग
ओरिएंटेड है। अगर मैं कहूँ नया मोबाइल फ़ोन लेना है तो कोई बुजुर्ग आदमी को नहीं लेना होगा, ऑब्वियसली यंग आदमी को ही लेना है। अगर मैं कहूँ कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, किसको चाहिए होगी? ऑब्वियसली यंग पर्सन को। तो जो अधिकतर कंजम्पशन होता है वो यंग आबादी करती है, और यही कंजम्पशन ओरिएंटेड मार्केट जो है वो भारत के अंदर क्रिएट होता है, क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, भारत को एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मिलता है, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम दूसरी कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस, जापान, जहाँ की कंट्री की आबादी बूढ़ी हो रही है, उनको यंग आबादी चाहिए काम करने के लिए, तो फिर उनको चाहिए होते हैं इंडिया के लोग, और इंडियन लोग इसी कारण से आप देखोगे हर जगह काम करते हुए दिखाई देंगे। इवन H1B वीज़ा जो होता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा हाईली स्किल्ड लोगों को दिया जाता है, ये वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत है, क्योंकि 75% भारतीय लोगों को H1B वीज़ा जो है वो दिया जाता है। बट वहीं इस पॉपुलेशन के ये तो बेनिफिट हैं, बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी और कंट्री के अंदर जहाँ पर आबादी थोड़ी कम है, साउथ एशिया से थोड़ा सा अलग हटके आप जाओगे, तो आप ये चीज़ महसूस करोगे कि यार आबादी के कम होने के कई सारे फायदे हैं, क्योंकि कम आबादी से एक अच्छा अरेंजमेंट क्रिएट हो पाता है। ज़्यादा आबादी से एक विशियस साइकिल क्रिएट होती है। देखो, आबादी अगर ज़्यादा होगी तो सरकार इस आबादी को हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी आबादी कितने लोग कवर करें, जिसके कारण से हेल्थ और एजुकेशनल बेनिफिट लोगों को कम मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, लोग कमाने लायक नहीं बचेंगे तो पॉवर्टी बढ़ेगी, और कमाने लायक नहीं होंगे उसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बढ़ने के साथ में ज़्यादा आबादी है, इस वजह से क्या होगा, कम रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स वो बढ़ेंगे नहीं, एजुकेशन तो है नहीं, जिसकी वजह से कम रिसोर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहेगा, और उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी। अब ये कम रिसोर्स हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, गरीबी उसकी वजह से, इस तरीके की बातें देखने को मिलेगी। और फिर हर कंट्री, हर एक कम्युनिटी या फिर हर एक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए टफ कंपटीशन झेलेगा, और टफ कंपटीशन की वजह से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पेपर्स बनाने पड़ेंगे उनके एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा लोग होंगे, उनको फिर रिसोर्सेज की आवश्यकता लगेगी, फिर अलग अलग माइनिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, और उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। तो ये सारे इश्यूज देखने के साथ में एक और सबसे बड़ा इशू वो है पॉपुलेशन डिजास्टर का। अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, तो देखो क्या हो रहा है, भारत की आबादी जो एक समय पर बढ़ी है पर अब ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है। तो क्या है, आज के समय पे भारत की आबादी यंग है, पर भविष्य में तो ये आबादी बूढ़ी हो जाएगी ना, और इस बूढ़ी आबादी को संभालने के लिए जो नए बच्चे जन्म लेंगे वो कम होंगे, जिसके कारण से डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगा। इसी वजह से भारत को आज अच्छी कमाई करनी पड़ेगी ताकि अपने बुढ़ापे के अंदर दिक्कतें कम आए। लेट अस अज्यूम इट लाइक दिस, कि पहले क्या होता था कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनके 6 बच्चे हैं, और दूसरे माँ बाप हैं, उनके भी 6 बच्चे हैं। जैसे आपके दादा दादी और नाना नानी, इनके 6 बच्चे हैं, और इनकी आपस में शादी वादी हो गई, तो 12 बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, 4 लोगों को संभाल रहे हैं। डिपेंडेंसी रेशियो बहुत कम है। अब आपके पापा की जनरेशन में क्या हो रहा है कि आपके पापा हैं, मम्मी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, आप और आपके ब्रदर एंड सिस्टर। फिर मान लो आपके ससुराल में उनके भी 2 बच्चे, ब्रदर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर जो भी है, इनकी आपस में शादी हो गई। मतलब क्या, 4 लोग हैं और 4 लोगों को संभाल रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, आपके समय पे क्या होगा, 2 जो कपल हैं उनका 1 बच्चा होगा, फिर अगले 2 कपल हैं उनका 1 बच्चा होगा, इनकी आपस में शादी हो जाएगी और उनका 1 बच्चा रहेगा। अब ये बच्चा जो है, ये 1 बच्चा, ये अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी यानी कि 6 लोगों को संभालेगा। इस तरीके से डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस कारण से हमें ही हमारे बुढ़ापे के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी के ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।